2025 में बीवी से बचकर रहो, क्योंकि अब मौत इश्क से नहीं शादी से आ रही है। हर जगह से एक ही खबर, पति की हत्या। पूरे इंडिया में एक पैटर्न उभर रहा है। औरतें अपने पतियों को जान से मार रही हैं, प्यार में नहीं, प्लानिंग में। ये कोई आइसोलेटेड केसेस नहीं है, यह है एक हिडन एपिडेमिक। और अगर तुम मर्द हो, ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बचा सकती है। You are watching Uzair Decode. Let's uncover the truth. पहले खबरें आती थी, प्यार में धोखा खाकर लड़की ने सुसाइड कर लिया। लेकिन अब खबरें आ रही हैं, प्यार या शादी के बाद मर्दों को सोते हुए मार दिया गया। और ये सिर्फ एक दो वारदात नहीं है, ये एक नया पैटर्न है, एक साइलेंट जेंडर वॉर, जिसमें अब हथियार है शादी। 2023 से लेकर अब तक इंडिया के अलग अलग राज्यों में दर्जनों नहीं सैकड़ों ऐसी हत्याएं हुई, जिनमें बीवियों ने अपने पतियों को जला डाला या गला दबा दिया या किडनी बेचकर उन्हें मार डाला। पुलिस कई मामलों में सच सामने लाने से डरती है, मीडिया चुप है क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस का नाम देकर खत्म कर दिया जाता है। लेकिन तुम सोचो, जब पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा हो, क्या वो दुर्घटना होती है या प्लानिंग? आज अगर कोई मर्द ये बोले कि उसे डर लगता है अपनी बीवी से, तो लोग हंसते हैं। लेकिन अब ये डर मजाक नहीं, हकीकत बन चुका है। ये वीडियो उन सभी मर्दों के लिए है जो चुपचाप जी रहे हैं, मार भी दिए जाएंगे और कोई ये नहीं मानेगा कि वो पीड़ित थे। औरत मरे तो न्याय चाहिए होता है, मर्द मरे तो समाज कहता है कुछ तो किया होगा इसने। हमने देखा कि कैसे ये घटनाएं अब एक पैटर्न में बदल रही हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ खबरें हैं या इनके पीछे कोई गहरा सच छुपा है? आइए देखते हैं 2025 के कुछ ऐसे सबसे चौंकाने वाले मामले जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया है। ये घटनाएं बताती है कि कैसे रिश्तों में विश्वास की जगह अब खौफ ने ले ली है। मेरठ का सौरभ मर्डर केस, 3 मार्च 2025। आज तक और लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 3 मार्च 2025 की रात को मेरठ में एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आई। यहाँ मुस्कान नाम की पत्नी ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार मुस्कान नवंबर 2024 से इस हत्या की साजिश रच रही थी और उसने इंटरनेट से हत्या के तरीके सीखे थे। सौरभ को खाने में बेहोशी की दवा दी गई थी और फिर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। लाश के टुकड़े कर उसे एक नीले ड्रम में सीमेंट के घोल में जमा दिया गया। इस हत्या का खुलासा 18 मार्च को हुआ। नंबर 2, औरैया का प्रगति दिलीप मर्डर केस, 19 मार्च 2025। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। अमर उजाला और आज तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 वर्षीय प्रगति यादव ने अपनी शादी जो 5 मार्च को हुई थी, उसके सिर्फ 2 हफ्ते बाद 19 मार्च को अपने प्रेमी के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर कर अपने पति दिलीप की हत्या करवा दी। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक प्रगति ने मुंह दिखाई में मिले शगुन के पैसों से हत्या की सुपारी दी थी। कितनी बेरहम होगी। नंबर 3, मेघालय हनीमून मर्डर केस, 23 मार्च 2025। मई 2025 में इंदौर से मेघालय हनीमून पर गए एक कपल के साथ हुई घटना ने पूरे देश को चौंका दिया। एनडीटीवी और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 मई को पति राजा रघुवंशी लापता हो गए और बाद में 2 जून को उनका शरीर बुरी हालत में खाई के अंदर से मिला। जांच में खुलासा हुआ, उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी और 3 दूसरे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट्स के अनुसार सोनम ने हिटमैन द्वारा राजा पर कुल्हाड़ी से हमला करने के बाद भागने की कोशिश की थी। नंबर 4, सांगली का राधिका अनिल मर्डर केस, 11 जून 2025। जून 2025 में महाराष्ट्र के सांगली में एक और भयानक घटना सामने आई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 27 वर्षीय राधिका ने अपनी शादी के सिर्फ 3 हफ्ते बाद, जो 17 मई को हुई थी, अपने 54 वर्षीय पति अनिल तानाजी लोखंडे की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। यह घटना 11 जून को वट पूर्णिमा के दिन हुई थी, जिसे पत्नी अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए मानती है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक राधिका ने पछताव में बताया कि उसे पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने में डर लगता था और यह अनिल की दूसरी शादी थी। नंबर 5, दिल्ली का कारण देव मर्डर केस, 13 जुलाई 2025। जुलाई 2025 में दिल्ली के उत्तम नगर में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। आज तक और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 जुलाई को सुष्मिता नाम की एक पत्नी ने अपने प्रेमी राहुल देव, जो मरने वाले का चचेरा भाई भी था, उसके साथ मिलकर पति करण देव की हत्या कर दी। पहले उसे 15 नींद की गोलियां खिला दी गई, लेकिन जब इससे काम नहीं चला तो इंस्टाग्राम चैट पर सलाह लेकर इलेक्ट्रिक शॉक देकर हत्या कर दी गई। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर के दौरान सुष्मिता और राहुल के बीच इंस्टाग्राम पर लाइव चैट चल रही थी, जिसमें राहुल ने लिखा था, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो दे दो शॉक, और क्या। बाद में मरने वाले के भाई को गलती से राहुल का फोन मिल गया, जिससे पूरी चैट और हत्या का राज खुल गया। ये तो थे 2025 के कुछ सबसे फेमस और भयानक मामले। इनके अलावा भी इसी साल कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जो इसी पैटर्न की ओर इशारा करती है।
दिल्ली का मोहम्मद शाहिद मर्डर केस जो कि हुआ था 20 जुलाई 2025 को। चेन्नई का पलानीसामी मर्डर केस 19 जुलाई 2025। आंध्र प्रदेश का मेकाला शेषाचलम मर्डर केस 21 जुलाई 2025। तमिलनाडु का रे भरत मर्डर केस 22 जुलाई 2025। ये सभी मामले सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि रिश्तों में बढ़ती दरार, मानसिक तनाव और समाज में पनप रही एक गहरी समस्या की ओर इशारा करते हैं। बेटियां बहुत बच गई, अब थोड़े बहुत बेटे बचालो, आप क्या होता। बेटियां बहुत बच गई, आप बेटों को भी थोड़ा बहुत ध्यान दे दो, ये मर जाएंगे सब। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत मामले है या इसके पीछे कोई बड़ा सामाजिक या कोई साइकोलॉजिकल वजह छुपी हुई है? तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये सिर्फ कुछ इक्का दुक्का घटनाएं हैं? आइए इस ट्रेंड के पीछे की वजह को समझते हैं। नंबर 1, साइकोलॉजिकल पहलू। रिश्तों में घुटन और मेंटल हेल्थ। मनोवैज्ञानिकों और क्राइम एनालिस्ट के मुताबिक इन मामलों के पीछे अक्सर रिश्तों में लंबे समय से चली आ रही घुटन, मानसिक उत्पीड़न और भावनात्मक शोषण एक बड़ी वजह हो सकता है। जब कोई इंसान, चाहे आदमी हो या औरत, ऐसे रिश्ते में फंसा होता है जहां लगातार उसकी बेइज्जती की जाती है, उसकी बात नहीं सुनी जाती या उसे फिजिकल या मेंटल किसी तरीके की हिंसा का सामना करना पड़ता है, तो एक टाइम के बाद वो बहुत बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कृति भार्गव ने बताया है कि लोग हिंसा इसलिए करते हैं क्योंकि सजा तुरंत मिलती है और ये एक इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन देती है। चलना सीखने के लिए भावनात्मक परिपक्वता चाहिए और ज्यादातर लोगों में ये नहीं होती। इसी रिपोर्ट के मुताबिक कई बार ये हत्याएं अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा यानी अनसुलझा आघात, भावनात्मक उपेक्षा, इमोशनल नेग्लेक्ट या ब्रोकन सेंस ऑफ सेल्फ, आत्मसम्मान की कमी इसका अंजाम होती है। यह अचानक नहीं होता बल्कि धीरे धीरे बनता है और फिर टूट जाता है। नंबर 2, तेजी से बदलता समाज और रिश्तों में तनाव। आज समाज तेजी से बदल रहा है। औरतों की आज़ादी और एम्पावरमेंट बढ़ा है, जो एक अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही रिश्तों में नई तरह की चुनौतियां भी सामने आई हैं। अवैध संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इन मर्डर्स की एक बड़ी वजह बनकर उभरे हैं। जब कोई पार्टनर दूसरे रिश्ते में होता है और मौजूदा रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाता, तो वो अपने रास्ते से कांटा हटाने के लिए ऐसे कदम उठा सकता है। एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट, जिसका जिक्र कई मीडिया रिपोर्ट्स में, उसके मुताबिक भारत में होने वाले मर्डर्स में प्रेम संबंध तीसरे सबसे बड़ी वजह बन गए हैं। असंतोष और अपेक्षाएं। रिश्तों में संतोष, चाहे वो भावनात्मक हो या शारीरिक हो या आर्थिक, जब चरम पर पहुंच जाता है और बातचीत से हल नहीं होता, तो मायूसी बढ़ सकती है। नंबर 3, कानूनों का मिसयूज और आदमियों के लिए सेफ्टी की कमी। ये एक बेहद सेंसिटिव लेकिन इम्पोर्टेंट पहलू है जिस पर खुलकर बात करना जरूरी है। भारत में औरतों की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और आईपीसी की धारा 498A, दहेज उत्पीड़न। ये कानून महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन दृष्टि IAS और IJCRT, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव सर्च थॉट्स जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट्स और कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक इन लॉज के मिसयूज की एक्टिविटीज भी बढ़ रही है। झूठे इल्जाम। कुछ औरतें इन कानूनों का इस्तेमाल पर्सनल रिवेंज या किसी फायदे के लिए एक हथियार के रूप में करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार धारा 489 के बढ़ते मिसयूज पर चिंता जताई है। मर्दों के लिए सुरक्षा का अभाव। जस्ट स्क्रिप्टम लॉ और IJNRD, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी कानूनी पत्रिकाओं के अनुसार पुरुषों के लिए घरेलू हिंसा के मामलों में पर्याप्त कानूनी सुरक्षा का अभाव है। समाज की ये धारणा कि पुरुष मजबूत होते हैं या पुरुष पीड़ित नहीं हो सकते, उन्हें मदद मांगने से रोकती है। पुलिस और न्यायिक प्रणाली की चुनौतियां। कई बार पुलिस इस तरह के मामलों को गंभीरता से नहीं लेती जहां पुरुष पीड़ित होता है। दृष्टि IAS की एक रिपोर्ट के मुताबिक कमजोर कानून प्रवर्तन और न्यायिक देरी भी समस्याओं को बढ़ाती है। ये सभी वजह मिलकर एक जटिल तस्वीर बनाते हैं। ये सिर्फ एक औरत या एक मर्द की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे समाज की कहानी है जहां रिश्ते टूट रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य एक चुनौती है और कानूनी प्रणालियों में भी सुधार की गुंजाइश है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो हर जागृत व्यक्ति के मन में आता है, वो ये है कि आखिर मुख्य धारा की मीडिया इन मामलों पर खुलकर बात क्यों नहीं करती? क्यों न्यूज चैनल इस पर उतनी गंभीरता से बहस नहीं करते जितनी वो दूसरे अपराधों पर करते हैं? लेकिन पूर्वाग्रह और सामाजिक धाराएं, जेंडर बायस एंड सोशिएटल परसेप्शन। सोशियोलॉजिस्ट और मीडिया विश्लेषकों के मुताबिक मीडिया अक्सर समाज की मशहूर धारणाओं से प्रभावित होती है। हमारी पारंपरिक सोच यह रही है कि महिलाएं हमेशा पीड़ित होती हैं और पुरुष अपराधी। जब ये रोल उलट जाता है तो समाज और मीडिया दोनों के लिए इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में दिल्ली सेक्शन लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर GS वाजपेयी ने ब्रिटिश क्रिमिनोलॉजिस्ट फ्रांसिस एडेनसोन की डबल डिविजन थियरी का जिक्र किया है।
उनके मुताबिक जब एक महिला अपराध करती है तो वो न केवल कानून तोड़ती है बल्कि जेंडर नॉर्म्स को भी तोड़ती है। इससे समाज और भी कठोर प्रतिक्रिया देता है। मीडिया भी इस डबल एविडेंस को स्वीकार करने में झिझकती है क्योंकि ये उनके पारंपरिक नैरेटिव को चुनौती देता है। नंबर 2, राजनीतिक संवेदनशीलता और वोट बैंक की राजनीति। ये एक कड़वा सच है कि कई बार मीडिया राजनीतिक दबाव या वोट बैंक की राजनीति के कारण भी कुछ मुद्दों पर चुप्पी साध लेती है। महिलाओं से जुड़े कानूनों और अपराधों पर बात करना अक्सर राजनीतिक रूप से असुरक्षित माना जाता है, जबकि पुरुषों के अधिकारों या उनके खिलाफ होने वाले अपराधों पर बात करने से महिला विरोधी होने का लेबल लगने का डर रहता है। कोई भी राजनीतिक दल या मीडिया हाउस ऐसे मुद्दों पर खुलकर नहीं बोलना चाहता जिससे उन्हें महिला संगठनों या एक बड़े वर्ग की नाराजगी का सामना करना पड़े। इसलिए ऐसे सेंसिटिव मामलों को अक्सर दबा दिया जाता है या उन्हें पर्सनल कहकर खारिज कर दिया जाता है। नंबर 3, एडवर्टाइजिंग एंड रेवेन्यू मॉडल। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा विज्ञापन पर निर्भर करता है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो विज्ञापन दाताओं को आकर्षित नहीं करते या उनसे जुड़े विवादों से विज्ञापन दाता दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि पुरुष पीड़ित का कोई नैरेटिव अभी मुख्य धारा में स्थापित नहीं हुआ है। इसलिए मीडिया को इसमें बिजनेस प्रॉफिट भी कम दिखता है। नंबर 4, विक्टिम शेमिंग का डर। कई बार मीडिया को यह भी डर रहता है कि अगर वो ऐसे मामलों को उजागर करेंगे तो उन्हें पुरुषों की विक्टिम दिखाने के लिए विक्टिम शेमिंग या पुरुषों का पक्ष लेने वाले का आरोप झेलना पड़ सकता है। यह डर उन्हें एक बैलेंस्ड रिपोर्टिंग करने से रोकता है। ये मीडिया की चुप्पी सिर्फ जानकारी की कमी नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और व्यावसायिक मजबूरियों का नतीजा है। जब मीडिया चुप रहती है तो समाज में एक जरूरी बातचीत शुरू नहीं हो पाती और पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद कम हो जाती है। तो चलिए अब देखते हैं इन सभी मामलों में कोई सामान्य पैटर्न या मोड्स ऑपरेंडी है। क्या हत्यारे एक ही तरह के तरीके अपना रहे हैं? जवाब है हाँ। क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स और मीडिया रिपोर्ट्स के विश्लेषण से कुछ चौंकाने वाले पॉइंट सामने आए हैं। सोते हुए हत्या, ये सबसे आम और भयानक तरीकों में से एक है। कई मामलों में पति को तब मारा गया जब वो सो रहा था। ये तरीका हत्यारे को कम प्रतिरोध और बचने का मौका देता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरठ का सौरभ मर्डर केस, जहां सौरभ को बेहोशी की दवा देकर सोते हुए चाकू मारा गया। तरीके: नींद की गोलियां देना, गला दबाना या धारदार हथियार से हमला करना, जहर या दवा का इस्तेमाल। कुछ मामलों में हत्यारी ने पति को खाने या पीने की चीजों में जहर या भारी मात्रा में नींद की दवा मिलाकर मारा है। यह तरीका अक्सर प्राकृतिक मौत या आत्महत्या दिखाने की कोशिश में इस्तेमाल होता है। उदाहरण: दिल्ली का करणदेव मर्डर केस, जहां पत्नी सुष्मिता ने पति को 15 नींद की गोलियां दी थी। ऐसे मामलों में मौत की असली वजह पता लगाना मुश्किल होता है अगर पोस्टमार्टम ठीक से ना हो। नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। जब पत्नी खुद सीधे हत्या करना नहीं चाहती या नहीं कर पाती तो वो भाड़े के खूनियों का सहारा लेती है। यह तरीका अक्सर प्रेम प्रसंग या संपत्ति विवाद से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल: औरैया का दिलीप मर्डर केस, जहां पत्नी प्रगति ने मुंह दिखाई के पैसों से ही शूटर्स को हायर किया था। मेघालय का राजा रघुवंशी मर्डर केस, जहां सोनम ने हनीमून पर अपने लवर और 3 दूसरे कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ मिलकर मर्डर की साजिश रची। प्लानिंग: इन मामलों में गहरी प्लानिंग और कई लोगों की मिली भगत होती है। नंबर 4, लाश को ठिकाने लगाना। मर्डर के बाद लाश को छुपाना या ठिकाने लगाना भी एक आम पैटर्न है ताकि अपराध का पता ना चले। तरीके: बॉडी के टुकड़े करना, उसे ड्रम में सीमेंट में जमाना, टाइल्स के नीचे दफनाना या दूर कहीं ले जाकर फेंक देना। एग्जाम्पल: मुंबई का दृश्यम स्टाइल मर्डर, जहां लाश को टाइल्स के नीचे दफनाया गया। नंबर 5, कहानी गढ़ना और गुमराह करना। खून करने के बाद खूनी अक्सर पुलिस और परिवार को गुमराह करने के लिए झूठी कहानियां गढ़ते हैं। एग्जाम्पल: दिल्ली का मोहम्मद शाहिद मर्डर केस, जहां पत्नी फरजाना ने इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। शक: इन झूठी कहानियों में अक्सर विरोधाभास होता है जिससे पुलिस को शक होता है। यह पैटर्न दिखाते हैं कि ये घटनाएं सिर्फ गुस्से में किए गए अपराध नहीं है बल्कि सोची समझी साजिश के नतीजे हैं। ये एक चिंताजनक ट्रेंड है जो समाज में पुरुषों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब इन मामलों से जुड़ा एक और पहलू भी है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। वो है कानूनी प्रणाली में संभावित लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर बायस। क्या हमारे कानून जो महिलाओं और सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, अनजाने में कुछ मामलों में पुरुषों को भी असुरक्षित छोड़ रहे हैं या उनका दुरुपयोग हो रहा है? नंबर 1, महिलाओं के लिए बने कानूनों का दुरुपयोग। भारत में महिलाओं को घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और दूसरे अपराधों से बचाने के लिए कई जरूरी कानून हैं, जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005,
और आईपीसी की धारा 498A। इन कानूनों का मकसद महिलाओं को सशक्त करना और उन्हें इंसाफ दिलाना है। हालांकि दृष्टि IAS और IJCRT इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कानूनों के दुरुपयोग की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। हमने देखा कि कैसे पत्नियों द्वारा पतियों की हत्या के मामले बढ़ रहे हैं और कैसे कानूनी प्रणाली में भी कुछ चुनौतियां हैं। लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो तथाकथित एक्टिविटीज, NGOs और राजनेताओं की क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या वो सच में न्याय के लिए खड़े होते हैं या उनके अपने कुछ एजेंडा होते हैं? आइए इस सच से पर्दा उठाते हैं। नंबर 1, एक्टिविस्ट्स और NGOs का एक तरफा रवैया। भारत में महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले कई NGOs और एक्टिविस्ट्स ने सराहनीय काम किया है, लेकिन जब बात पुरुषों के खिलाफ होने वाली हिंसा या महिलाओं द्वारा किए गए अपराधों की आती है तो अक्सर उनकी प्रतिक्रिया या तो नदारद होती है या एक तरफा दिखती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने इस बात पर सहमति जताई है, जब एक देखभाल करने वाला केयर गिवर हत्यारा बन जाता है तो दुनिया समझ नहीं पाती। इसी रिपोर्ट के अनुसार जब सोनम जैसे मामलों में महिला हत्यारी होती है तो समाज और एक्टिविस्ट के लिए इसे समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये उनकी स्थापित महिला उत्पीड़ित की धारणा को तोड़ता है। कई पुरुष अधिकार संगठनों, मेंस राइट ऑर्गेनाइजेशंस का आरोप है कि कुछ NGOs और एक्टिविस्ट केवल महिला पीड़ितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो आदमियों के साथ होने वाली हिंसा को पूरी तरह से अनदेखा कर देता है। JHRLR लॉ जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1990 के दशक के अंत में भारत में पुरुष अधिकार आंदोलन की शुरुआत ही लैंगिक समानताओं और कानूनों के दुरुपयोग की धारणा के कारण हुई थी, जो महिलाओं के पक्ष में थे। नंबर 2, NGO गेम्स, एजेंडा एंड फंडिंग गेम्स। कुछ मामलों में NGOs पर यह आरोप भी लगते हैं कि वो अपने एजेंडा और फंडिंग के लिए सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर ध्यान देते हैं जिनसे उन्हें फायदा मिल सके, क्योंकि महिला पीड़ित का नैरेटिव अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों और सरकारी योजनाओं से ज्यादा जुड़ा होता है। इसलिए पुरुष पीड़ित के मुद्दों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये कड़वा सच है कि इंसाफ और अधिकारों की लड़ाई में भी कई बार व्यवसायिक और राजनीतिक हित ही हावी हो जाते हैं। जब कोई NGO या एक्टिविस्ट किसी मुद्दे पर सिर्फ इसलिए चुप रहता है क्योंकि वो उसके स्थापित नैरेटिव में फिट नहीं बैठता, तो ये इंसाफ के सिद्धांत के खिलाफ है। नंबर 3, राजनेताओं की चुप्पी और वोट बैंक की राजनीति। राजनेताओं की चुप्पी भी इस समस्या को और गहरा करती है। राजनेता अक्सर वोट बैंक की राजनीति के चलते ऐसे मुद्दों पर बोलने से बचते हैं जो उन्हें किसी बड़े वर्ग की नाराजगी का शिकार बना सकते हैं। जब महिलाएं अपराधी होती हैं और पुरुष पीड़ित, तो ये राजनीतिक रूप से एक असुविधाजनक सच बन जाता है। कोई भी पार्टी या नेता इस पर खुलकर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे उनके महिला वोट बैंक पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। ये चुप्पी न सिर्फ पीड़ितों को इंसाफ से महरूम रखती है, बल्कि समाज में एक सीरियस इश्यू को भी नजरअंदाज करने का काम करती है। ये एक जटिल चक्र है जहां सामाजिक धारणाएं, कानूनी खामियां और कुछ एक्टिविस्ट और राजनेताओं के निहित स्वार्थ मिलकर पुरुषों के खिलाफ होने वाली हिंसा के सच को दबा देते हैं। लेकिन उज़ैर डिकोड का मकसद इस चुप्पी को तोड़ना है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर कोई पुरुष ऐसे रिश्ते में फंसा हो जहाँ उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो, तो वो क्या कर सकता है? क्या मर्दों के पास अपनी आत्मरक्षा का कोई तरीका है? जवाब है हाँ। नंबर 1, पहचाने रेड फ्लैग्स। सबसे पहला कदम है प्रॉब्लम को पहचानना। अगर आपके रिश्ते में ये रेड फ्लैग्स दिखें तो सावधान हो जाएं। लगातार मानसिक या भावनात्मक उत्पीड़न। अगर आपकी पार्टनर आपको लगातार नीचा दिखाती है, इंसल्ट करती है या इमोशनली ब्लैकमेल करती है, शारीरिक हिंसा की धमकी या कोशिश, अगर वो आप पर हाथ उठाती है या मारने की धमकी देती है, फाइनेंशियल कंट्रोल, अगर वो आपकी कमाई या खर्च पर पूरी तरह कंट्रोल रखती है और आपको पैसे के लिए तरसाती है, अवैध संबंध और ब्लैकमेल, अगर उसका कोई अवैध संबंध है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और वो आपको ब्लैकमेल कर रही है, अनयूजुअल बिहेवियर, अगर उसका व्यवहार अचानक बहुत आक्रामक या सस्पिशियस हो गया है। नंबर 2, गैदर एविडेंस। अगर आपको अपनी जान का खतरा महसूस होता है या आप पर झूठे आरोप लगने का डर है, तो सबूत इकट्ठा करना बेहद ज़रूरी है। रिकॉर्डिंग, बातचीत, धमकी या हिंसा के किसी भी सबूत को ऑडियो या वीडियो में रिकॉर्ड करें, लेकिन अपने राज्य के कानूनों का ध्यान रखें। कुछ राज्यों में बिना सहमति के रिकॉर्डिंग अवैध हो सकती है। मैसेज या चैट, धमकी भरे मैसेज, ब्लैकमेलिंग के सबूत या सस्पिशियस चैट्स के स्क्रीनशॉट लें। मेडिकल रिपोर्ट्स, अगर शारीरिक हिंसा हुई है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और मेडिकल रिपोर्ट्स बनवाएं। चश्मदीद गवाह, फैमिली मेंबर्स, दोस्त या पड़ोसी जो आपके साथ हो रही हिंसा के गवाह हो। नंबर 3, कानूनी मदद लें।
पुरुषों के लिए विशेष कानून न होने के बावजूद आप आईपीसी की सामान्य धाराओं के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस शिकायत, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं। अगर वो सीरियस नहीं लेते तो वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करें। वकील से सलाह, तुरंत एक वकील से सलाह लें जो ऐसे मामलों को हैंडल करने में अनुभवी हो। वो आपको सही कानूनी रास्ता दिखा सकते हैं। पुरुष अधिकार संगठन, भारत में कई ऐसे पुरुष अधिकार संगठन हैं जो पुरुषों को कानूनी और भावनात्मक सहायता प्रदान करते हैं। उनसे कांटेक्ट करें। नंबर 4, एक सेफ जगह पर जाएं। अगर आपको अपनी जान का खतरा महसूस होता है तो तुरंत उस जगह से निकल जाएं। अपने माँ बाप, भाई बहन या किसी भरोसेमंद दोस्त के घर जाएं। अगर मुमकिन हो तो स्थायी रूप से किसी महफूज जगह पर रहें। नंबर 5, मेंटल हेल्थ सपोर्ट। ऐसे हालात में मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करें। यह आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा और सही फैसला लेने में मदद करेगा। अपने दोस्तों और परिवार से बात करें, उनसे सपोर्ट मांगें। ये समझना ज़रूरी है कि आप अकेले नहीं हैं। समाज में भले ही पुरुषों के दर्द को अक्सर अनदेखा किया जाता है, लेकिन आपकी जान सबसे कीमती है। इन कदमों को उठाकर आप न सिर्फ अपनी जान बचा सकते हैं, बल्कि इंसाफ की लड़ाई में भी खुद को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, 2025 में पतियों की हत्या के ये मामले क्राइम सीरीज नहीं है। ये एक अलार्म है, एक चेतावनी है हमारे समाज के लिए, हमारे रिश्तों के लिए और हमारी कानूनी प्रणाली के लिए। ये दिखाते हैं कि कैसे एक तरफा सोच और लैंगिक पूर्वाग्रह, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, कितनी भयानक शासदियों को जन्म दे सकता है। उज़ैर डिकोड का मकसद सिर्फ सच दिखाना नहीं है। हमारा मकसद है आपको सोचने पर मजबूर करना, सवाल पूछने पर मजबूर करना। क्योंकि जब तक हम हर तरह के अन्याय पर आके मूंदते रहेंगे, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ पुरुषों की सुरक्षा का सवाल नहीं, ये न्याय और समानता का सवाल है। ये एक स्वस्थ समाज के निर्माण का सवाल है। याद रखिए, सच कड़वा हो सकता है, लेकिन सच को जानना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। मर्द भी इंसान है और न्याय उनका भी हक है।